नमस्कार, आप देख रहे हैं रेस्ट स्टडी पॉइंट और आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है हिस्ट्री से रिलेटेड। और हिस्ट्री मतलब इतिहास, जिसमें हम आपको पहला जो 6वीं क्लास का पहला चैप्टर है क्या, कब और कहाँ और कैसे। तो सबसे अच्छी बात यह है कि एनसीईआरटी में अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। वो प्री में भी आ जाते हैं, मेंस में भी आ जाते हैं, और जब आप इंटरव्यू देने आते हैं तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है तो आपके बेसिक बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी का 6वीं क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम 12वीं क्लास तक हिस्ट्री पूरा पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो देखिए, हमने नोट्स बना के रखे हुए हैं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप नोट्स बनाते जाइए। देखिए, आखेटकों को शिकारियों भी कहा जाता है, आखेटक शिकारी कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पर मानचित्र वन में नर्मदा नदी का पता लगाओ। देखो यहाँ पर मानचित्र दिया है, यहाँ पर देखिए ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर क्या है, देखिए कई लाख वर्ष पूर्व से लोग इस नदी पर तट पर रह रहे हैं और यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग कुछ कुशल संग्राहक थे, साथ में वो शिकार भी करते थे। तो ये आपको याद रखना है, कई लाख वर्ष पूर्व ये लोग रह रहे हैं, कुशल संग्राहक थे और आखिर शिकार भी कर देते। दूसरा आप देखिए, उत्तर पश्चिम में सुलेमान किरथर, ये देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम में सुलेमान है, ये किरथर है। यहाँ पर क्या था, गेहूं और जौ और लगभग 8000 वर्ष पूर्व उगाए गए थे। 8000 पूर्व यहाँ पे स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उगाया था। साथ में ही भेड़ हुआ, बकरी हुआ, गाय बैल हुआ, पशु, इनको पालतू बनाना भी यहीं से शुरुआत किया था। इसके अलावा आगे पढ़िए, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। देखिए उत्तर पूर्व में ये गारो की पहाड़ियाँ थी और मध्य में ये विंध्य की पहाड़ियाँ, जो कि मध्य प्रदेश में है लगभग। यहाँ पर वो ऐसे स्थान थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ। तो कृषि का विकास कहाँ पर हुआ, उत्तर पूर्व में गारो और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ। साथ में एक चीज़ और है, विंध्य जो विंध्य है, यहाँ पे देखिए विंध्य के उत्तर में मतलब इस साइड, उत्तर में इस साइड सबसे पहले चावल उपजाया गया। तो चावल भी सबसे पहले यहीं पर उपजाया गया। आगे बढ़ लेते हैं। सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाओ। देखिए सिंधु नदी कहाँ पर है, इधर है, ये देखिए सिंधु नदी, और ये सब इसकी सहायक नदी हैं। सहायक नदी ये हैं। सहायक नदी किसे कहते हैं, जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। देखिए यहाँ पर सिंधु नदी बहुत बड़ी नदी है और ये सब मिल रही हैं। देखिए ये मिल रही है सतलज, ये रावी, ये चिनाब, ये सब सहायक नदियाँ हैं क्योंकि ये एक बड़ी नदी में मिल रही हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या बोल रहे हैं ये कि लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फूले। मतलब लगभग 5000 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे बहुत पुराने जो आरंभिक नगर बसे हुए थे। अब देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा नदी ये है, यहाँ पर लगभग 2500 वर्ष पूर्व नगर बसे, लेकिन सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों में 4700 वर्ष पूर्व नगर बसे। तो ये याद रखना है। आगे बढ़ लेते हैं, नोट्स बनाते रहना आप। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन नदी देख लिए कहाँ पर है, ये रहा सोन नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और गंगा की सहायक नदी क्यों है ये, क्योंकि गंगा बड़ी नदी है और इस नदी में सोन नदी मिल रही है, तो इसलिए ये सहायक नदी है। अब सहायक नदी देखिए, गंगा के दक्षिण में इन्हीं नदियों के आसपास स्थित प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था, मतलब यहीं पर आसपास। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके अलावा ये महत्वपूर्ण है, देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया किसे कहा जाता है, आधुनिक भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है, म्यांमार, इनको कहा जाता है। और इतना बड़ा विशाल होने के कारण इसे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा हम वही पढ़ेंगे जो हमने आपको मार्क किया है। देश का नाम, भारत देश का नाम कैसे पड़ा। देखिए, अपने देश के लिए प्राय हम इंडिया का शब्द का इस्तेमाल करते हैं तथा भारत का इस्तेमाल करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है और जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। संस्कृत में सिंधु कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंडिया कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 25 एटलस अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीद सकते हैं, एटलस या ग्लोब खरीद सकते हैं और उसमें देखें कि ईरान और यूनान कहाँ है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर आने वाली ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस कहा। जो उत्तर पश्चिम से आए थे, ईरानी आए थे और यूनानी आए थे, उन्होंने सिंधु, जो संस्कृत में कहते हैं भारत को, हिंदोस कहा और इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भरत नाम, जो आपने भारत सुनते हैं, उसका प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया गया
और इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पूर्व कृति ऋग्वेद में मिलता है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ सकता है कि भरत नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब सबसे बड़ी चीज़ें आती है कि ये तो आपका अतीत हो गया। अब इस अतीत की जानकारी आपको कहाँ से मिलती है? तो अतीत की जानकारी एक तो पांडुलिपि से मिलती है, एक अभिलेख से मिलती है। पांडुलिपि और अभिलेख के बारे में हम आगे पढ़ लेते हैं। अतीत के बारे में हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका है अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। इनको पांडुलिपि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हाथ से लिखी जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू, जिसका अर्थ हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियाँ ताड़पत्रों और हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोज पत्र पर लिखी जाती हैं। देखिए ये हाथ से लिखी गई हैं और देखिए यहाँ पर किसकी छाल से बनाई गई हैं? भुर्ज नामक पेड़ की छाल से बनाई गई हैं। इसके अलावा आगे बढ़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए अभिलेख, हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, ये पत्थर पे बना लिखी गई हैं या धातु पर लिखी गई होती हैं। और ये क्या है? देखिए दोस्तों, ये कौन सा है? लगभग 2250 वर्ष पूर्व अभिलेख अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक है। इसके अलावा और आगे बढ़ लेते हैं। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। कुछ भी अगर लिखते हैं तो लिपि का प्रयोग करते हैं। और लिपियाँ जो अक्षर और संकेतों से बने होती हैं, जैसे आवंदिया, लेकिन कुछ जगह ऐसा संकेत भी बने होते हैं जिनका हमें मीनिंग आना चाहिए। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी और अरेमाइक नामक दो भिन्न लिपियों में लिखा गया है। तो ये लिपियों का वर्णन आगे के अध्याय में दिया गया है। इसके अतिरिक्त कई अन्य वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद। तो पुरातत्वविद कौन होता था? जो अतीत में लिखी गई वस्तुओं का अध्ययन करता था। पुरातत्व पत्थर हैं, ईंट से बनी इमारतों के अवशेष हैं, चित्रों, मूर्तों सभी का अध्ययन करते थे। वे औजारों हैं, हथियारों हैं, बर्तनों हैं, आभूषणों हैं तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। तो ये पुरातत्वविद का ही काम होता था। आगे बढ़ लेते हैं। पांडुलिपियाँ हुआ, अभिलेख हुआ। पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्राय स्त्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार इन्हें कहते थे जो अतीत का अध्ययन करते थे। तो इतिहासकार और पुरातत्वविद जो अतीत का अध्ययन करते थे। इसके अलावा और देख लीजिए, अब वर्ष की गणना कैसे करते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि ईसा पूर्व लिखा रहता है, कई जगह ईसवी लिखा रहता है। ये तो हिंदी में लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में भी कभी जगह एसी लिखा रहता है, एडी लिखा रहता है, बीसीई लिखा रहता है। इसके अलावा भी कई चीज़ें लिखी रहती हैं। तो उनका आप यहाँ से समझिए। देखिए, जो वर्ष की गणना रहती है ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष, अगर किसी ने बोल दिया 2000 वर्ष का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। मतलब अगर आप अभी बोलेंगे कि 2022 है, इसका सीधा सा मतलब है कि ईसा मसीह का जन्म 2022 वर्ष पहले हुआ था। मतलब जो ईसा पूर्व कहा जाता है वो ऐसा कहा जाता है कि ईसा मसीह के जन्म से कितने पहले। अब देखिए यहाँ पे ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियाँ ईसा पूर्व, जैसे ईसा मसीह के जन्म को बोल दिया इधर, तो इधर ईसा पूर्व बोलते हैं। और इसके अलावा इस जन्म को बोलते हैं ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। अभी आगे बढ़ लेते हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों को उल्लेख करेंगे। मतलब अगर हम वर्तमान बोलेंगे तो इसको 2000 मानेंगे, मतलब ईसा मसीह के 2000 साल बाद। अब देखिए यहाँ पर ये तिथियों का थोड़ा सा वर्णन दिया गया है। इसमें देखिए बीसी को बिफोर क्राइस्ट बोला जाता है, ईसा पूर्व बोलते हैं। एडी को बोलते हैं यहाँ पर देखिए एनो डोमिनो इंग्लिश में बोलते हैं, और इसको ईसी बोलते हैं जो ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। इसके अलावा एडी को कभी कभी सी बोलते हैं जिसको कॉमन एरा बोलते हैं। यहाँ पर देखिए ये कॉमन एरा है। इसके अलावा बीसी को कभी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। तो इस तरीके से आप बिफोर कॉमन एरा, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं। और कभी कभी बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, मतलब वर्तमान से पहले। तो इस तरीके से आप ये तिथियों का वर्णन कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है वो हम टेलीग्राम पर देंगे। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, तो ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये है, आपने अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो एक चीज़ आपको ये पूरा क्वेश्चन आना चाहिए, साथ में ही ये पांडुलिपि अभिलेखों में अंतर आना चाहिए। तो इसके शॉर्ट नोट आप बना लें, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। एमपीपीएससी हुआ, एसएससी हुआ, आईएएस हुआ, सब में आता है। इसके अलावा दोस्तों
एनसीईआरटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर कुछ दिया रहता है, ये भी आपको नोट्स बनाना चाहिए। तो कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता में प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व बने गए थे। गंगा घाटी के पास में 2500 वर्ष, और वर्तमान का मतलब होता है लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अभी जो हम वर्तमान बोलते हैं लगभग 2000 वर्ष पूर्व। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी की जो 6 की हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ लिया। दूसरा चैप्टर भी हम आपको अपलोड करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। साथ में ही अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद में बेल आइकन है उसे दबा दें। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।